वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा था कि आपको त्रिविध समानता यदि पढ़ते हैं तो किसी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसके जो विन्यास हैं और उसकी जो आइसोमेरिज्म है उसको अगर हमको डिटेल में पढ़ना है तो हमें 2 डायमेंशनल पिक्चर की आवश्यकता होती है। और 2 डायमेंशनल पिक्चर हम ब्लैक बोर्ड पे या पेपर पे नहीं लिख सकते हैं, तो कन्वेंशनल कोई प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। एक मैंने आपको बताया था फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वाइडली यूज्ड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में होता है अधिकांश, उसका नाम है फिशर। फिशर जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने इसकी परिकल्पना की है, इसलिए उनके नाम के आधार पर उसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और बहुत सारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। और जो विन्यास का, जो मैं आपको कह रहा था कि विन्यास चेंज होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और वी कैन से द ग्रुप्स और एटम्स। So here we can easily explain with the help of this Fisher projection formula. तो ये फिशर प्रक्षेप सूत्र क्या है, कैसे इसको लिखते हैं और क्या क्या इसके अंदर संक्रिया ऑपरेशंस हैं, उसके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप इसको देखें और खुद करने का प्रयास करें। फिशर प्रक्षेप सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो चतुसंयोजक है, टेट्रावैलेंट है, 4 अलग अलग समूह से या परमाणु से जहाँ बंधित होता है वो उसको हम असममित कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है। तो वहाँ पर एक असममित कार्बन वाले किसी यौगिक की या मॉलिक्यूल की बात करें तो कैसे उसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें एक खास बात ये ध्यान रखने की होती है कि हम, जैसे कि मैंने फ्लाइंग वेज में आपको बताया कि जैसे ये कोई 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में अपन लिख रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HOH और यहाँ H, ये OH, इसको मान लीजिए CH2OH और ये OH या CH3 कुछ भी आप लिखें। तो यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, एसिमेट्रिक। फ्लाइंग वेज में मैंने आपको बताया कि सिंपल लाइंस जो है ये तो प्लेन पे होती है, ये दृष्टा से दूर जा रही है यानी बिलो द प्लेन है, और ये दृष्टा की तरफ है। तो ये 4 जो है अलग अलग प्रकार से आपने रिप्रेजेंट किए, 2 प्लेन में बताया 2 डायमेंशनल पिक्चर के अंदर ये 2 प्लेन में होते हैं। तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र लिखने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है कि उस यौगिक के अंदर असममित कार्बन कौन सा है, कौन सा असिमेट्रिक कार्बन है, उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और फिशर प्रोजेक्ट सूत्र लिखने से के लिए हम क्या करते हैं, 2 इस प्रकार से लाइन खींचते हैं जो एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। जब आप फिशर प्रक्षेप सूत्र लिख रहे हैं किसी असिमेट्रिक कार्बन युक्त मॉलिक्यूल का, तो आपको लिखने के लिए क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है, स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंबवत हो। और जो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेदी बिंदु है दोनों रेखाओं का, उसको हम बोलते हैं असममित कार्बन। ये आपका हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो असममित कार्बन को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, असिमेट्रिक कार्बन। उसको लिखा नहीं जाता है, यहाँ कार्बन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अंदर इंप्लाइड है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका क्या होगा, असिमेट्रिक कार्बन होगा। अब यहाँ पर 2 लाइनें हो गई,
एक लाइन तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल कहेंगे, ये दूसरी कौन सा हो गया, वर्टिकल। तो हमेशा ये ध्यान रखना फिशर प्रक्षेप सूत्र के अंदर कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनमें जो बंध है वो क्या है, तल में है। क्षैतिज रेखा के अंदर कौन से बंध होंगे, क्षैतिज रेखा, वो जो कौन से है, तल में है। प्लेन में जो है, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जो है वो क्या है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे। और वर्टिकल लाइन इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो क्या है, जो अबो या बिलो ऑफ द प्लेन, तल के ऊपर या नीचे, तल के ऊपर या नीचे। ये तो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लेन में होंगे, जो तल में होंगे, उनको हम कहाँ है, क्षैतिज रेखा में देखते हैं। और जो तल के ऊपर या नीचे कोई बंध है कार्बन से जुड़े हुए, अबो और बिलो ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, वो हमेशा किस पे है, वर्टिकल लाइन पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फिशर प्रक्षेप सूत्र लिखने के लिए दो लाइंस जो है यहाँ पे खींची, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है, असममित कार्बन को प्रदर्शित करता है। अब आप देखें कि वर्टिकल लाइन को लिखते हैं सबसे पहले। तो इस वर्टिकल लाइन में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको एक लैक्टिक एसिड का उदाहरण देता हूं, ये लैक्टिक अम्ल है और इसके अंदर बीच वाला कार्बन ये कैसा है, ये असममित कार्बन, ये लैक्टिक अम्ल। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला उपस्थित है, उसको हम हमेशा कहां देखेंगे, वर्टिकल लाइन पे। वो वर्टिकल लाइन पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कहां होगी, वर्टिकल लाइन पे। या लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है अधिकतम कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे अधिकतम कार्बन की संख्या कौन सी है, 3 है। तो ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम किस पे लिखेंगे, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे कार्बन तो आ गया आपका, कार्बन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑलरेडी। अब यहां पर ऊपर टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन, वहां क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना इस वर्टिकल लाइन पर जो कि लॉन्गेस्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप में जो है सबसे ऊपर हम क्या रखते हैं, ऐसे समूह को रखते हैं। इसको ध्यान रखना, ऐसे समूह को लिखेंगे जो क्या है, आसानी से ऑक्सीकृत होता है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, नंबर 1। या फिर इस प्रकार का समूह होगा जो कि किसी यौगिक के आईयूपीएसी नाम में क्या करता है, वो अनुलग्न के रूप में आता है। ये समूह जो है वो अनुलग्न में आता है, सफिक्स में आता है, उसको हम रखेंगे टॉप पे। तो यहाँ देखो कार्बन से एक तो CH3 जुड़ा हुआ है और दूसरा कौन सा जुड़ा है, COH। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड तो SOH ग्रुप जो है ये हमेशा सफिक्स में आता है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। और नीचे जो है बॉटम में इस वर्टिकल लाइन में जो लास्ट वाला समूह है उसको लिखेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है। जब आपने ये समूह लिख लिया ऊपर, तो फिर इस श्रृंखला का सबसे अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ समूह होगा जो यहाँ पर CH3 है, उसको आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन के बॉटम पे लिखेंगे। अब इस कार्बन से रिमेनिंग कौन सा है, H और OH, इसको हम क्या करते हैं, इस क्षैतिज लाइन पर लिख देते हैं। ये लैक्टिक अम्लों को हमने क्या किया है, फिशर प्रक्षेप सूत्र में रिप्रेजेंट किया है। और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं जिसके फिशर प्रक्षेप सूत्र जो है लिखे जा सकते हैं। जैसे एक वेल नोन एमिनो एसिड है जिसको बोलते हैं एलेनिन, एलेनिन। ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, ये आपकी दो लाइंस आपने परपेंडिकुलर पे खींच दी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कैसा हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। अब आपकी सबसे पहले क्या है, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पे क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन आएगी और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नीचे ऑक्सीडाइजेबल कौन सा है, यहाँ पे दो समूह NH2 और COH, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में क्या है, COH है और ये क्या है आपके COH, ये मुख्य समूह है, इसलिए इसका सफिक्स आएगा आईयूपीएसी नेम में। सो टॉप पे क्या लिखेंगे अपन, COH और लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी, CH3 और दो ग्रुप कौन से हैं, H और NH2।
इसको आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देंगे। तो ये आपके एलिमेंट का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और यूनिट जो है उसका मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर भी क्या है, यहाँ पर ये लॉन्ग लेंथ चेन है, तो इसका आपने क्या किया, ये आपने दो लाइंस खींची परपेंडिकुलर पे, और ये आपका क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। यहाँ पर जो है CHO ग्रुप मेन ग्रुप है, इसलिए इस CHO ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, और CH2OH ये लास्ट वाला समूह है, इसको यहाँ लिखेंगे, और बाकी क्या है H और OH, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक असममित कार्बन के बहुत सारे इस प्रकार के एग्जांपल्स हम लेकर उनके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखें, लेकिन इसमें कुछ ऑपरेशंस भी हैं जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमें किसी कंपाउंड का क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, विन्यास देखना है। जब हम विन्यास की बात करते हैं, हम किसी 3 डायमेंशनल या एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का विन्यास देखना चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल विन्यास क्या है, तो वो जो विन्यास की पद्धति है वहाँ जब हम निर्धारण करते हैं तो इन ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखें। क्या क्या ऑपरेशंस उसमें अलाउ है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो पहला, सबसे पहली बात तो ये है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को तल के ऊपर या तल से हटाया नहीं जा सकता, तल में रह के ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको प्लेन से हम नहीं हटा सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। We can rotate the Fisher projection formula in clockwise direction as well as the anti-clockwise directions. तो ये बात ध्यान रखें कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर घुमाने से क्या होता है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, वो विन्यास समान होता है। ये अलाउ है 180 डिग्री और 360 डिग्री पर क्या होगा, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आती है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, 90 डिग्री पे घुमाओगे या 270 डिग्री पे घुमाओगे तो क्या होगा, ये आइडेंटिकल नहीं आती है, डिसिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आता है, डिसिमिलर। ये अलाउ है, ये इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री पे घुमा दे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को प्लेन के अंदर, तल के अंदर, या 360 पे घुमाओ, विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन 90 डिग्री पे घुमाओगे, 270 डिग्री पे घुमाओगे तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल पे आ जाएगा, वर्टिकल वाला किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, तो ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। तीसरा जो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन की हमें प्राप्त करनी होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइडेंटिकल यानी समान विन्यास, समान विन्यास यदि प्राप्त करना है तो दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द पेयर्स, एक्सचेंज ऑफ पेयर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एटम और ग्रुप। पहले तो क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज करेंगे। ये एक्सचेंज कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। तो 2 बार जब हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आती है। इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पर A, B, C और D। तो पहला एक्सचेंज तो आपने क्या किया, फर्स्ट एक्सचेंज आप ये कर सकते हैं, यानी B तो ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, ये फर्स्ट एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे अपन, B, यानी लिखेंगे हम A, ये C, और दूसरा एक्सचेंज हम ये कर सकते हैं, ये सेकंड एक्सचेंज। तो फिर सेकंड एक्सचेंज जब हम करेंगे तो ये आपको यहाँ पर B है, ये D आ गया, यहाँ पे A आ गया, ये C आ गया।
तो ये फर्स्ट अगर विन्यास मानते हैं, ये सेकंड विन्यास है और ये थर्ड विन्यास। तो हमने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ द ग्रुप और एटम किया, लेकिन ट्वाइस बार करना है, 2 बार हम किसी करेंगे। पेयर एक्सचेंज का पेयर यदि करेंगे तो फिर क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ए फर्स्ट और थर्ड ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना हो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए तो ये ऑपरेशन एल होगा, ये अपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इनमें से किसी एक, कोई भी एक समूह है, कार्बन जो है असमित कार्बन से 4 समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं या परमाणु जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी एक परमाणु या समूह को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, स्टेशनरी रखें, और बाकी को क्या करें, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो भी क्या होगा, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होती है। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, हम किसी एक परमाणु या समूह जो कि किससे जुड़ा है, असमित कार्बन से जुड़ा है, उसको हम स्थिर रखते हैं, उसको स्टेशनरी रखते हैं, और बाकी के 3 समूह को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वो चाहे क्लॉकवाइज में करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज में करें, तो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होती है। इस तरीके से आप इसको समझें। तो ये विन्यास प्राप्त करने के लिए ये हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये असमित कार्बन से ए बी सी और डी 4 लोग हैं, तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक समूह जो ए है इसको क्या कर दिया, स्थिर रख दिया, और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो क्या होता है कि ए को हमने स्थिर रखा है, अब बी जो है वो यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी। ये हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बी डी और ये सी, ये बी यहाँ चला गया, डी और यहाँ सी। तो इस प्रकार से इसका रोटेशन हुआ। तो ये दोनों कैसे हैं, ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। बाद में जब हम बताएंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन निर्धारण में, तो ये अलाउ है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई और किस तरह से हम इसको ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और देखें। एक बात और क्या, मैंने आपको केवल क्या बताया, केवल एक असमित कार्बन परमाणु का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बताया। यदि हमारे पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन यदि हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जिसके अंदर क्या है, 2 असमित कार्बन परमाणु हैं, उन स्टीरियोआइसोमर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे ये है CABC CXYZ, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो देखिए इस प्रकार से ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये मान लीजिए पहला वाला एसिमेट्रिक कार्बन है जिसमें ये समूह है ABC, ये दूसरा है असमित कार्बन है, ये XYZ। तो ये इसको हमने लिख लिया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के आधार पर। एक इसका क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। एनेंशियोमर इन द सेंस इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप, दर्पण प्रतिबिंब रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये C, ये B, ये Z, ये Y एंड दिस A एंड X। ये दोनों एनेंशियोमर है, स्टीरियोआइसोमर है, एनेंशियोमर है। दूसरा इसका एक प्रकार और भी हो सकता है, वी कैन राइट लाइक दैट A B C X Z Y। ये दूसरी इसकी संरचना हो गई, ये भी स्टीरियोआइसोमर होगा और इसका भी क्या है, एक एनेंशियोमर हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम 2 असमित कार्बन परमाणु के भी 4 स्टीरियोआइसोमर्स हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 2:n। ये टोटल नंबर ऑफ 4 आइसोमर्स के दोनों एनेंशियोमर है, ये इसकी दर्पण प्रतिबिंब रूप भी हो सकता है, वो उसका एनेंशियोमर होता है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की पद्धति कितनी है, कैसे हम किसी त्रिविम समाविवी का विन्यास का निर्धारण करते हैं। मैं इसकी PDF आपको आसान कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उसकी हेल्प से और इस वीडियो की हेल्प से आप कोशिश कीजिए कि अपने स्थान पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।